तुम लोग बात करना बंद करो। फेरी वुयू का चेहरा देखो। उस समय कई लोगों की फेरी वुयू के चेहरे को सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय वे सभी अपनी आंखों के कोने से छुप छुप कर उसे देख रहे थे। फेरी वुयू ये कैसे नहीं देख पाती? ठीक इसी कारण से कि वह जानती थी कि लोग उसे एक मजाक के रूप में देख रहे हैं। उसके दिल में गुस्सा अचानक आग की लपटों की तरह भड़क उठा। फेरी वुयू ने सुहानी को घूरा। सुहानी के सुंदर सिर के पिछले हिस्से को देखकर उसकी इच्छा हुई कि वह अपनी आंखों से ही उसमें 1000 या 800 छेद कर दे। लिन बानली ने फेरी वुयू को अपने चेहरे को कठोर और विकृत करते हुए अपनी मुट्ठियां भींचते देखा और उसका दिल घबरा गया। उसने आनन फानन में उसे सांत्वना दी, अगरबत्ती लगभग जलकर खत्म होने ही वाली है। उसके शब्दों का निहितार्थ ये था कि सुहानी अभी भी नहीं जीत सकती थी। फेरी वुयू ने अपनी नज़र जलती हुई अगरबत्ती पर घुमाई जिसका केवल 1/4 हिस्सा बचा था और फिर सुहानी के हाथ में तेजी से चक्कर लगाती आग को देखा। उसकी भौहें अभी भी पहले की तरह सिकुड़ी हुई थीं। ये बदबूदार लड़की वास्तव में बहुत अच्छी थी। पलक झपकते ही लपटों ने 5 और लक्ष्यों को भेद दिया। वह कितने हो गए? फेरी वुयू ने त्योरी चढ़ाई। 39। यानजियो पूरे समय गिनती कर रहा था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और जवाब दिया। स्नैप! फेरी वुयू के हाथ में चाय का कप उसी के द्वारा कुचल दिया गया। अभी कितना समय बीता था? इतने कम समय में सुहानी की आग पहले ही 39वें लक्ष्य तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा फेरी वुयू को यह भी एहसास हुआ कि सुहानी की आग की दिशा उसकी वुयू की दिशा से बहुत अलग थी। सुहानी ने अपनी दाहिनी उंगली के सिरे से शुरुआत की थी। नहीं, मैं इसे इस तरह चलने नहीं दे सकती, नहीं। फेरी वुयू ने अपने दांत पीसे और साथ ही उसकी आंखों में एक गहरा डर भी चमक उठा। उसने हमेशा सुहानी को उस स्थिति में माना था जहां उसे अपनी मर्जी से कुचलकर मारा जा सके। यहां तक कि जब लान यंग्यान सुहानी के हाथों मारा गया तब भी उसने सुहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस क्षण फेरी वुयू सच में सुहानी से डर रही थी। इस उम्र में इस तरह की प्रतिभा और इस तरह का तुरुप का पत्ता। फेरी वुयू ने स्वीकार किया कि अगर वह उसी उम्र में होती तो वह सुहानी की प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं होती। अब उसका एकमात्र फायदा यह था कि वह सुहानी से उम्र में बड़ी थी और इसलिए उसने सुहानी से 10 साल से भी पहले अपनी साधना शुरू कर दी थी। इस समय लिन बानली ने अपनी आंखों में सदमे की एक चमक के साथ सुहानी को देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगरबत्ती के जलकर खत्म होने से पहले सुहानी की आग अंत तक पहुंच सकती है। सुहानी की आग पहले से ही भयानक थी, लेकिन उसकी सटीकता और सटीक गणना भी समान रूप से चौंकाने वाली थी। उसकी लपटें बिना रुके, जरा सा भी ठहराव लिए बिना बाहर निकल रही थीं। यह क्या साबित करता था? यह दर्शाता था कि जब तक पर्याप्त समय था, सुहानी बहुत संभवतः सभी 76-72 तारांकन लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होगी। फेरी वुयू ने केवल 56 ही भेद पाए थे, लेकिन अगर सुहानी अंत तक पहुंच गई, अगर पर्याप्त समय होता, यहाँ निर्णायक कारक समय था। फेरी वुयू के चेहरे पर भद्दा भाव देखकर यानजियो की आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी और उसने उपहास करते हुए कहा, पर्याप्त समय कैसे हो सकता है? जब तक उसने बोलना समाप्त किया, वह पहले ही उस जगह से गायब हो चुका था जहां वह मूल रूप से खड़ा था। उसकी बात पर विश्वास करते हुए फेरी वुयू ने राहत की सांस ली। वह यानजियो की योजना समझ गई थी और उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया है। मन ही मन लिन बानली परेशान था। यह अफसोस की बात थी कि फेरी वुयू के लिए कुछ करने का ऐसा अवसर शांत रहने वाले यानजियो ने छीन लिया था। इस क्षण दर्शकों में लगभग हर कोई सुहानी की ड्रैगन जैसी लपटों को देख रहा था, इसलिए किसी ने भी उस अगरबत्ती पर ध्यान नहीं दिया जो जलकर खत्म होने वाली थी। हवा का एक झोंका अचानक अगरबत्ती की ओर आया। यह अच्छा नहीं है, अगरबत्ती बुझने जलकर खत्म होने वाली है, किसी ने चिल्लाकर कहा। तारांकन अनुवादक का नोट, पिछले अध्यायों में लक्ष्यों की संख्या 72 बताई गई थी, यहाँ लेखक ने 76 लिखा है, जिसे मूल पाठ के अनुसार ही अनुवादित किया गया है। तारांकन। अचानक हर किसी की नज़रें अगरबत्ती की ओर गईं। अगर अगरबत्ती बुझ गई तो इसका मतलब होगा कि समय समाप्त हो गया है और सुहानी को गहरे पछतावे के साथ इस खेल से बाहर होना पड़ेगा। जैसे ही हवा का झोंका विंड ब्लेड अगरबत्ती के करीब पहुंचा, आग का एक गोला फूट पड़ा जो हवा के झोंके की ओर तेजी से उड़ता हुआ गया। एक चटकने की आवाज़ के साथ हवा के झोंके को बीच में ही रोक दिया गया और वह बिखर गया और आग की लपटें आसमान में भड़क उठीं। जब सभी ने आग के उस गुच्छे को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह आग उसी तत्व की नहीं थी जिसे वहां लक्ष्यों पर नियंत्रित किया जा रहा था? क्या सुहानी लक्ष्यों को भेदने के लिए आग को नियंत्रित करने के साथ साथ अगरबत्ती की रक्षा करने की क्षमता भी रखती थी? इस क्षण सभी ने सुहानी को सदमे से घूरा। जबकि बाकी लोग हाँफ रहे थे और पसीना बहा रहे थे, लक्ष्यों को भेदने के लिए आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, केवल सुहानी अभी भी शांत और तनाव मुक्त थी। उसका दिमाग बेफिक्र था, उसे कोई पसीना नहीं आ रहा था और उसने एक बार भी अपनी त्योरी नहीं चढ़ाई थी। 50, 52,
54। अवचेतन रूप से लोगों ने ये गिनना शुरू कर दिया कि सुहानी की आग कितने लक्ष्यों को भेद चुकी है। इस समय तक फेरी वू यू के चेहरे का रंग इतना फीका पड़ गया था कि ऐसा लग रहा था मानो उससे पानी टपक सकता हो, जो बादलों वाले आसमान की तरह उदास और काला था। वह लगभग पहुंच गई है, लगभग पहुंच गई है। वह फेरी वू यू के 56 के निशान को पार करने के करीब है। बस थोड़ा और आगे। कुछ लोग ऐसे थे जो चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ लोगों ने इस वाक्य के साथ अपनी सहमति व्यक्त की। भले ही फेरी वू यू जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन वह भीड़ पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि वह ये पता नहीं लगा सकती थी कि कौन लोग ऐसा कर रहे थे। इस क्षण सभी की निगाहें लपटों पर टिकी थीं और वे सभी इसे लेकर उत्साहित हो रहे थे, मानो वे ही आग को नियंत्रित कर रहे हों, और वे अपनी एकाग्रता में अत्यंत गंभीर हो गए और उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। सुहानी की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने लपटों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। 56। फेरी वू यू का रिकॉर्ड टूट गया है, ये टूट गया है। फेरी वू यू हार गई है। किसी ने खुशी मनाई। फेरी वू यू हार गई। ये लगभग सभी के लिए अकल्पनीय था, क्योंकि उनके दिमाग में फेरी वू यू हमेशा बाकी सभी से असीम रूप से ऊपर थी और वह हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर रहती थी। लेकिन अब सुहानी ने वास्तव में उसे पार कर लिया था। जल्दी देखो, सुहानी अभी भी आगे बढ़ रही है। किसी को नहीं पता था कि यह किसने चिल्लाया, लेकिन हर किसी का ध्यान एक बार फिर सुहानी पर केंद्रित हो गया। 58, 62, 65। धत्तेरे की, क्या सुहानी वास्तव में सभी लक्ष्यों को पार करने की सोच रही है? क्या वह हम में से बाकी लोगों को सांस लेने के लिए कुछ जगह नहीं दे सकती? मानव स्वभाव बहुत अजीब चीज़ है। अगर सुहानी उनसे केवल थोड़ा ही आगे निकली होती तो वे ईर्ष्यालु और असंतुष्ट होते, लेकिन अब जब सुहानी उनसे बहुत बेहतर थी तो वे जानते थे कि वे केवल उसकी ओर देख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, इसलिए वे सभी सुहानी की प्रशंसा करने और उसे अपना आदर्श मानने लगे। 68, 70, 72। अगरबत्ती लगभग जलकर खत्म होने वाली है, जल्दी करो, जल्दी करो। किसी ने अगरबत्ती की ओर देखा और इतना चिंतित हो गया कि चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठने वाला था। वह स्वयं प्रतियोगियों से अधिक उत्तेजित था। यह ऐसा मामला था जहां राजा को कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि सेवक चिंता से भरे हुए थे। उत्तेजना के कारण इन लोगों ने लगभग अपने पैर पटकने शुरू कर दिए थे, जबकि सुहानी अभी भी शांत थी, अपनी सुविधानुसार आगे बढ़ रही थी, उसके द्वारा नियंत्रित आग एक स्थिर गति से आगे उड़ रही थी। 74, 76। जय जयकार की आखिरी लहर के बीच अगरबत्ती आखिरकार जलकर खत्म हो गई और इतिहास में अपना मिशन पूरा कर लिया। इस क्षण सभी मुड़े और अपनी नज़रें सुहानी पर गड़ा दी, जिससे उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। अहम। सुहानी हंसी, सौभाग्य से ये केवल एक आकस्मिक सफलता थी। वह पहले इतनी आत्मविश्वासी थी, लेकिन अब उसने कहा कि यह एक आकस्मिक सफलता थी। भीड़ ने सुहानी की ओर से शर्मिंदगी महसूस की। इस क्षण सुहानी मुड़ी और फेरी वू यू के सामने चली गई। उसके कदम न तो बहुत धीमे थे और न ही बहुत तेज, लेकिन उसका हर एक कदम फेरी वू यू के दिल पर भारी चोट करता हुआ प्रतीत हो रहा था। फेरी वू यू का हाथ मुट्ठी में बंध गया। सुहानी को घूरते हुए उसका चेहरा लाल हो गया, वह उसे क्रोधित और खतरनाक आंखों से घूर रही थी। फेरी वू यू के विपरीत सुहानी ने एक लंबी सादी पोशाक पहनी हुई थी, उसका पूरा शरीर किसी भी आभूषण से रहित था और उसने कमर पर बस 2 लंबे सादे बेल्ट पहने थे जो हवा में लहरा रहे थे। लेकिन इस क्षण उसने फेरी वू यू की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली आभा बिखेरी, जिसके पूरे शरीर पर अनगिनत आभूषण थे। फेरी वू यू ने सुहानी को एक खूंखार भेड़िए की तरह घूरा, लेकिन उसकी क्रोधित नज़रों के नीचे सुहानी ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली। इसके बजाय उसने वास्तव में अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने खड़ी फेरी वू यू को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। मेरे सेवन स्टॉस पल कहाँ हैं? सुहानी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ लिन हानली की ओर देखा। लिन हानली ने फेरी वू यू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन इस समय फेरी वू यू अभी भी हक्की बक्की थी और अभी तक अपने होश में नहीं आई थी। वह अब इस तथ्य में डूबी हुई थी कि सुहानी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया था, और उसके चेहरे पर उस भटके हुए और अविश्वासी भाव को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आई थी। वू यू। लिन हानली ने सुहानी को गुस्से से घूरा, लेकिन फेरी वू यू को एक कोमल और प्यार भरी नज़र से देखा। उसके नाम की इस कोमल पुकार ने सदमे में डूबी फेरी वू यू को वापस वास्तविकता में खींच लिया। फेरी वू यू ने अपना सिर उठाया, उसकी नज़रें सुहानी की ओर देख रही थीं, और उसने अपना हाथ उठाया। जैसे ही वह सुहानी को थप्पड़ मारने वाली थी, उसने पाया कि उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं सुहानी थी। 1 साल की अवधि, क्या फेरी वू यू इसे भूल गई हैं? सुहानी मुस्कुराई, एक लोमड़ी की तरह चालाक। बेशक अगर फेरी वू यू अब कोई कदम हमला उठाना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह असंभव है, लेकिन फिर सीनियर ब्रदर लुओ वाली शर्त को रद्द करना होगा। फेरी वू यू ने 1 साल की अवधि के भीतर सुहानी की ओर कोई कदम न उठाने, हमला न करने का वादा किया था। फेरी वू यू इतनी क्रोधित थी कि उसने लगभग अपने दांत पीस लिए।
उसने एक शर्त रखी थी, फिर भी वह खुद ही उसमें उलझ गई थी। फेरी वुयू ने सुहानी को घृणा से घूरा और अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम शर्त रद्द करना चाहती हो? इस बारे में सोचना भी मत। ये कहते हुए उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सुहानी हल्की सी मुस्कुराए। उसने सही दांव लगाया था, वू यू के लिए सीनियर ब्रदर लुओ को पाना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी था। सुहानी की आंखों में एक गहरी और धुंधली रोशनी चमक उठी। यदि फेरी वू यू ने अभी हमला करने पर जोर दिया होता तो सुहानी को यकीन था कि फेरी वू यू के जीतने की संभावना 99% से अधिक थी। वास्तविक ताकत के मामले में वर्तमान सुहानी वास्तव में फेरी वू यू की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। दुर्भाग्य से वू यू के लिए उसने 1 साल की व्यवस्था को चुना था। 1 साल कई चीज़ों को बदलने के लिए पर्याप्त था, जिसमें सुहानी की ताकत भी शामिल थी। सुहानी की आंखें एक कुटिल मुस्कान में मुड़ गईं, उसकी दाहिनी हथेली बाहर की ओर फैली हुई थी और उसकी नज़रें लिनहानली पर टिकी थीं। भले ही वह शर्त में जीती हुई चीज़ मान रही थी, लेकिन सुहानी की आभा और रवैया अभी भी बहुत शांत और तनावमुक्त लग रहा था। 7 स्टॉस पल, लिनहानली वास्तव में इसे देने का दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर 9 बार मरने से बचकर ये मोती प्राप्त किए थे और वह मूल रूप से इसे वुयू को देना चाहता था। उसे दे दो, फेरी वुयू ने घृणापूर्वक ये वाक्य उगल दिया। ये टूटा हुआ लोहा और तांबा, तुम्हें लगता है कि मुझे इनकी परवाह है? उसकी सुहानी की नज़रें छोटी हैं और वह सोचती है कि ये अच्छी चीज़ें हैं। उसे दे दो, जल्दी करो और उसे दे दो। ये टूटा हुआ लोहा, छोटी नज़रें, सोचा कि वे अच्छे थे। लिनहानली लगभग रो रहा था। वह उसका पूरा दिल और आत्मा था। उसका दिल टूटने ही वाला था। सुहानी ने देखा कि वह लिनहानली ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसने अपने दिल में कुछ हद तक खुशी महसूस की। इस क्षण फेरी वुयू ने उपहास किया, तो क्या हुआ अगर तुम्हें 7 स्टॉस पल मिल गए हैं? जब तुम उन्हें मजबूत हथियार में जड़ने करने की कोशिश करोगी तो तुम शायद एक को भी जड़ने में सफल न हो पाओ। क्या ये केवल समय की बर्बादी नहीं है? मजबूत करना। सुहानी ने त्योरी चढ़ाई, उसकी आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। टच, तुम्हें हथियारों में रत्न जड़ने की प्रक्रिया के बारे में पता तक नहीं है और फिर भी तुमने 7 स्टॉस पल छीन लिए। फेरी वुयू ने सुहानी को मजाक उड़ाते हुए देखा, इस मामले में कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये तुम्हें खुद ही करना होगा। उसके शब्दों का निहितार्थ ये था कि सुहानी एक मूर्ख के समान थी। सुहानी की आंखें झपकीं और उसने अपने आसपास देखा, अंततः अपनी आंखें 8वें एल्डर पर टिका दी और उसने विनम्रतापूर्वक उनसे सलाह मांगी। 8वें एल्डर एक शिक्षक थे, इसलिए जब किसी छात्र ने सलाह मांगी तो वे जवाब कैसे नहीं देते। लेकिन 8वें एल्डर का उत्तर बहुत संक्षिप्त था, अग्नि ऊर्जा को सघन करो, हृदय के रक्त को गोंद के रूप में उपयोग करो और उन्हें हथियार में जड़ दो। भले ही मैंने ये कह दिया हो, इसे केवल समझा जा सकता है, लेकिन समझाया नहीं जा सकता, तुम्हें खुद जाकर इसे महसूस करना होगा। केवल समझा जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। सुहानी ने इसके बारे में सोचा और फिर अपनी चेन यंग तलवार निकाल ली। फेरी वुयू ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारा इरादा इसे अभी और यहीं जड़ने का तो नहीं है ना? ये स्पष्ट था कि अभी सुहानी को कुछ भी नहीं पता था और उसने रत्नों को मजबूत करना बिल्कुल नहीं सीखा था, लेकिन अब वह 8वें एल्डर के कुछ शब्द सुनने के बाद ही उन्हें मौके पर ही जड़ना चाहती थी। ये तो बस बहुत अधिक अहंकार था। मौके पर ही जड़ना अच्छा विचार है, सुहानी ने प्रशंसा की। फेरी वुयू इतनी क्रोधित थी कि उसके सिर से धुआं निकलने वाला था और फिर वह गुस्से में हंसी। ठीक है, तो यहाँ हर किसी को देखने दो कि तुम 7 स्टॉस पल को कितनी बुरी तरह बर्बाद कर सकती हो। कौन जानता है, शायद एक भी मोती न बचे। किसी भी तरह से ये जुए के माध्यम से जीते गए थे, भले ही एक भी न बचे, ये वास्तव में अफसोस की बात नहीं होगी। सुहानी ने लापरवाही से जवाब दिया। इस वाक्य ने एक बार फिर फेरी वुयू की बोलती अचानक बंद कर दी। लेकिन फेरी वुयू ने फिर उपहास किया, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि एक बार जब तुम विफल हो जाती हो तो न केवल रत्न बेकार का चरा बन जाएंगे, बल्कि हथियार की शक्ति भी 10% कम हो जाएगी। यदि तुम लगातार 7 बार विफल होती हो, हा, तो तुम्हारा हथियार भी बेकार का चरा बन जाएगा। क्या तुम अभी भी कोशिश करने की हिम्मत करती हो? फेरी वुयू ने सुहानी को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। सुहानी ने अपनी ठुड्डी सहलाई। ऐसा भी कोई नियम था? उसे पहले इसका पता नहीं था। हिम्मत नहीं है ना? हा, फेरी वुयू पागलों की तरह हंसी। सुहानी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फेरी वुयू के ये कहने पर किसी ने भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। कहने का तात्पर्य ये था कि चूंकि किसी ने इसके विपरीत कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब था कि वास्तव में ऐसा ही होता है। सुहानी ने सोचा कि अग्नि ऊर्जा निकालते समय उस पर कोई दबाव नहीं था और उसका खून स्कारलेट ब्लड निंगपो फिगवॉट का शुद्ध सार था, इसलिए विफलता की संभावना बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। मौके पर ही जड़ना, इसमें क्या गलत है? सुहानी हल्की सी मुस्कुराए। आगे सुहानी ने अपनी उंगलियों को खिसकाया और चमकीले लाल गाढ़े खून की एक बूंद फ्लोरोसेंट पारदर्शी रत्न पर गिर गई।
उसी समय सुहानी के दाहिने हाथ ने पहले ही अग्नि ऊर्जा को सघन कर लिया था। उसकी उंगली के सिरे पर नारंगी लाल रंग की आग खून से सने रत्न पर कूद पड़ी और फिर यह रत्न को सुहानी की चेंगियंग तलवार की ओर ले गई। तलवार का शरीर एक साफ झरने की तरह था, फ्लोरोसेंट और चमकीला। अग्नि ऊर्जा ने एक जोरदार आवाज के साथ पहले रत्न को उठाया और तेजी से तलवार के शरीर में ड्रिल छेद कर दिया और चेंग यंग तलवार के शरीर से होकर गुजरी। रत्न चेंग यंग तलवार पर स्थिर रूप से टिक गया, जो चमकीली लाल रोशनी से चमक रहा था। सेवन स्टॉस पल के मूल रूप से 7 रंग थे, क्रमशः लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी, और सुहानी ने सबसे पहले प्रयोग करने के लिए लाल रंग लिया था। सुहानी शेखी नहीं बघार रही थी। सच में तलवार में रत्न जड़ने का यह उसका पहला मौका था, इसलिए वह वास्तव में इसके बारे में बहुत नहीं जानती थी। फेरी वुयू हक्की बक्की रह गई। तो तुम इस तरह रत्न कैसे जड़ सकती हो? क्या रत्न को पीछे नहीं धकेल दिया जाना चाहिए था और फिर उसमें विस्फोट नहीं होना चाहिए था? सामान्य परिस्थितियों में क्या रत्नों को मजबूत करने की सफलता दर 10% नहीं थी? सदमे से भरी फेरी वुयू लंबे समय तक सुहानी को घूरती रही, प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थी। केवल फेरी वुयू ही नहीं, बल्कि उपस्थित कई लोगों ने अविश्वास में सुहानी को घूरा। तुमने बेईमानी की है, यानजियो ने आक्रोश से भरे चेहरे के साथ सुहानी पर चिल्लाया। मैंने कहा बेईमानी की? सुहानी उलझन में लग रही थी। तुम हथियारों को मजबूत करने के लिए रत्न जड़ने के अपने पहले ही प्रयास में कैसे सफल हो सकती हो? ये तुम्हारा पहला प्रयास था ही नहीं। क्रोधित होकर यानजियो इतनी तेजी से चिल्लाया कि उसकी आवाज़ सीधे बादलों को चीरती हुई प्रतीत हुई। हाँ, ये निश्चित रूप से उसका पहली बार रत्नों को मजबूत करना नहीं है, अन्यथा वह एक बार में कैसे सफल हो सकती थी? शुरुआत करते समय मैं भी दर्जनों बार विफल रहा था। लेकिन आपको प्राकृतिक प्रतिभा को भी ध्यान में रखना होगा। इसका तो जिक्र ही क्या कि सुहानी की आग इतनी अच्छी है, ये कहना मुश्किल है कि यह उसकी पहली बार है या नहीं। मैं तब तक इस पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि वह बचे हुए 6 रत्नों को मजबूत करना जारी नहीं रख पाती। यानजियो ने उपहास किया। और अगर मैं कर दूं तो? सुहानी ने यानजियो की ओर देखते हुए एक कुटिल मुस्कान दी। रत्नों को मजबूत करने वाला सबसे सक्षम मास्टर भी बिना किसी गलती के लगातार 7 रत्नों को नहीं जड़ सकता। सुहानी जैसे नौसिखिए के लिए ऐसा करना? यानजियो को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फेरी वुयू का कुछ सम्मान वापस पाने के लिए यानजियो ने लक्ष्यों की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम बाकी सभी 6 रत्नों को मजबूत जड़ सकती हो तो मैं उन लक्ष्यों को खा जाऊंगा। वहां 76 लक्ष्य थे, फिर भी यानजियो ये शब्द कहने में सक्षम था। लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि सुहानी सफल होगी, इसलिए भीड़ ने चुपचाप अपने दिलों में यानजियो को चालाक होने के लिए कोसा। सुहानी हल्की सी मुस्कुराए, ये लक्ष्य बहुत स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि तुम इन्हें इतना खाना चाहते हो तो मैं ऐसा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। सुहानी का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था और उसने भीड़ को जोर से हंसते हुए देखा। लीमान मान ने सुहानी की आस्तीन खींची, रत्नों को मजबूत करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर लुओ भी यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि वह लगातार 7 बार सफल हो सकते हैं। भले ही तुम रत्नों को मजबूत करना चाहती हो, फिर भी तुम्हें पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए। सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसे और कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका खून और आग महाद्वीप में सबसे अच्छे थे। सफल होने का यही उसका रहस्य था, इसलिए उसे किसी और तैयारी की आवश्यकता नहीं थी। अन्य लोगों के लिए रत्नों को मजबूत करना बहुत मुश्किल था, लेकिन सुहानी के पास फॉलन रेड लॉर्ड्स की आग और स्कारलेट ब्लड निंगपो फिगवॉट का खून था, तो ये केवल इसे सीखने, एक बार सीखने के बाद इसे समझने और एक बार समझ लेने के बाद इसमें उत्कृष्ट होने की बात थी। दूसरा, नारंगी रत्न। बिना किसी सस्पेंस रोमांच के इसे चेंग यंग तलवार पर जड़ दिया गया और इसे मजबूत करने में यह एक बड़ी सफलता थी। तीसरा, पीला रत्न। फिर से बिना किसी दुर्घटना के सफलता। चौथा, हरा रत्न। फिर से सफलता। हर कोई सुहानी को घूरते हुए उनकी आंखें पथरा गई थीं। ये दानव आखिर कहाँ से आया है? अभी कुछ देर पहले ही वह 8वें एल्डर से पूछ रही थी कि कैसे जड़ना है और मजबूत करना है, लेकिन उसे तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ होगा, है ना? ये सोचना कि वह लगातार 4 बार सफल हो चुकी है, 4 बार। जड़ने के सबसे महान मास्टर को भी लगातार 4 सफलताएं प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 घंटे की आवश्यकता होगी, और समाप्त करने के बाद वह थककर चूर हो जाएगा और पसीने से तरबतर हो जाएगा, है ना? क्या उसके चेहरे पर थकान का कोई संकेत था? वह न केवल थकी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें भी चमक रही थीं, जो सभी को देखने के लिए उत्साह से जल रही थीं। हे भगवान, ये लोग इतने मजबूत थे कि वे अपने पैरों की थाप से भूकंप ला सकते थे। लेकिन सुहानी को देखकर उनके दिलों में अतुलनीय सदमा छा गया। वे इतने उत्तेजित थे कि लगभग जोर से गालियां देने लगे। सुहानी की हरकतों को देखने के बाद यानजियो की नज़र ठंडी हो गई, इससे पहले कि वह सुहानी को चीरने वाली एक दुर्भावनापूर्ण नज़र में बदल जाए। फेरी वुयू की आंखों में मौजूद खौफ कुछ और गहरा हो गया।
जबकि हर कोई इस बात से सदमे में था कि वह कितनी शक्तिशाली है। सुहानी पहले ही 5वां हरा रत्न पूरा कर चुकी थी और छठा नीला रत्न लेने की कोशिश कर रही थी। छठे रत्न का प्रयास करते समय सुहानी अचानक सभी की उत्साही नज़रों के प्रति सचेत हो गई। कुछ विचार करने के बाद वह एक नतीजे पर पहुंची। उसे अभी बहुत अधिक दिखावा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे खुद को बचाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करना होगा। इसलिए उसके हाथ में मौजूद आग अचानक कांप उठी। मूल रूप से जीवंत और चमकीली आग एक छोटी और कमजोर आग में बदल गई और धीरे धीरे दयनीय रूप से छोटी हो गई, उसकी उंगली जितनी छोटी। ओह, यह ऊर्जा खत्म होने का संकेत है। सुहानी अब और जारी नहीं रख सकती। बिल्कुल, अगर वह लगातार 7 रत्नों को सफलतापूर्वक जड़ देती है तो क्या वह एक जीनियस से भी महान नहीं होगी। यानजियो के पीछे हत्ते कदम तुरंत रुक गए। अपना सिर झुकाकर केवल सुहानी के चिंतित चेहरे को देखकर वह तुरंत पागलों की तरह दहाड़ उठा। हा, तुम्हारी आग बुझने वाली है और फिर भी तुम शेखी बघारने की हिम्मत करती हो कि तुम एक बार में सभी 7 रत्नों को जड़ सकती हो। क्या तुम्हें इस बात की थोड़ी भी चिंता नहीं है कि तुम बहुत अधिक शेखी बघार रही हो। फेरी वुयू के मूल रूप से तने हुए भाव ढीले पड़ने लगे। एक लंबी आह छोड़ते हुए उसका करिश्मा एक रानी के करिश्मे में बदल गया जो एक दबंग आभा बिखेर रही थी, और फिर उसकी नज़रें अवमानना से भरी आंखों के साथ सुहानी पर टिक गईं। लेकिन ठीक इसी क्षण सुहानी ने एक गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाई, मजबूत बनो। अप्रत्याशित रूप से धीरे धीरे बुझने की कगार पर पहुंच चुकी छोटी कमजोर आग स्पष्ट रूप से मजबूत होने लगी। भले ही यह पूरी तरह से अपनी चरम तीव्रता पर वापस नहीं आई, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं लग रहा था कि यह अब किसी भी क्षण बुझ सकती है। फेरी वुयू के आत्मविश्वास की सांस उसके गले तक आधी ऊपर गई और वहीं अटक गई, जिससे वह इतनी असहज हो गई कि उसका चेहरा लाल हो गया। अपने दिमाग में वह पहले ही सुहानी की 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को 1800 बार कोस चुकी थी। सब कुछ होने के साथ भले ही सुहानी ने ऊपर नहीं देखा, वह पहले ही अपने आसपास की स्थिति का अनुमान लगा सकती थी। उसकी छोटी सी सफलता से चालाकी और खुशी की एक झलक उसकी आंखों की गहराई में कौंध गई। सुहानी के प्रयास से छठा रत्न पूरी तरह से जड़ दिया गया था। अब केवल 7वां रत्न बचा था। 7वां बैंगनी रत्न स्पष्ट रूप से अन्य सभी 6 रत्नों से बड़ा लग रहा था और आकार में बाकी रत्नों से लगभग दोगुना था। सुहानी ने रत्न लिया और तिरस्कार के साथ यानजियो की ओर देखा। उन 76 लक्ष्यों को भूनना है या खाने के लिए उन्हें भाप में पकाना है, तुम्हें इस समस्या के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। सुहानी से नजरें मिलाते हुए यानजियो का दिल ठंडा हो गया और उसने 76 लक्ष्यों को देखा। यानजियो वास्तव में रोना चाहता था। सुहानी ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ अपने हाथ में बड़े रत्न को सहलाया, हालांकि वह चुपके से अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में विचार मंथन कर रही थी। क्या वह बहुत अधिक बाहर खड़ी होगी अगर वह वास्तव में 7वें रत्न को भी सफलतापूर्वक जड़ दे? क्या इससे सभी को संदेह होगा कि उसके पास वास्तव में एग्जॉटिक फायर हो सकती है? भले ही शुरुआत में किसी को इस बारे में संदेह न हो, अगर फेरी वुयू उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी तो क्या वह जानबूझकर कोई अफवाह फैला देगी? उस समय जब हर कोई इस पूरे दृश्य को याद करेगा तो क्या ये सबूत बन जाएगा? इस निष्कर्ष पर पहुंचकर सुहानी एक दुविधा में पड़ गई। अचानक सुहानी ने यानजियो को चुपके से पीछे हटते हुए देखा, लेकिन चूंकि सभी का ध्यान उसी पर था, मैदान में किसी ने भी यानजियो को भागते हुए नहीं देखा। उसकी हरकतों ने सुहानी को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यानजियो को उस पर क्रश है। वह इतना प्यारा कैसे हो सकता है? यह ऐसा था मानो जब भी वह थकी हुई महसूस करे, वह उसके सोने के लिए बिस्तर तैयार कर रहा हो। चूंकि वह भागने की कोशिश करते समय सुहानी के भावों को देख रहा था, सुहानी ने रत्न जड़ते समय आत्मविश्वास से भरे होने का नाटक किया। आग पहले से कहीं अधिक बड़ी, जंगली और जीवंत हो गई। यानजियो के बिना कोई सुराग छोड़े भाग जाने के बाद सुहानी जान गई कि उसका मौका आ गया है। जब रत्न चेंग यंग तलवार में जड़ा जाने वाला था, अचानक सुहानी के माथे पर पसीना आने लगा और उसके सिर के पिछले हिस्से से सफ़ेद धुआं निकलने लगा। सुहानी की ऊर्जा खत्म हो रही है। उसकी आखिरी ऊर्जा खर्च हो गई है। डटे रहो, ये पहले से ही आखिरी पल है, हार मत मानो। अरे अरे अरे, कृपया अपनी आग को बुझने मत दो। हर किसी के प्रोत्साहन की जोरदार आवाज़ों के बीच आग अभी भी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बुझने लगी, और एक बार फिर बैंगनी रत्न सुहानी के हाथ में गिर गया। सुहानी हवा के लिए हाँफने लगी और उसने हाथ हिलाया। मैं और जारी नहीं रख सकती, मैं और जारी नहीं रख सकती। वह दबाव बहुत मजबूत है, मेरी आग की ऊर्जा क्षमता को और अधिक संकुचित नहीं किया जा सकता। सुहानी की यह हालत देखकर किसी ने भी उसकी बातों पर जरा भी शक नहीं किया। मैंने कहा था ना, वह निश्चित रूप से 7वें रत्न को सफलतापूर्वक नहीं जड़ सकती। बिल्कुल, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके पास मौजूद स्पिरिचुअल फायर अभी भी एक साधारण आग है। अगर यह कोई एग्जॉटिक फायर होती तो उसे निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होती। कितने अफसोस की बात है, वह बस थोड़े से ही चूक गई। ओह,
क्या इसका मतलब यह है कि सुहानी यह शर्त हार गई है? सुहानी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं सच में ये शर्त हार गई हूँ। यान जियो कहाँ है? मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे भी शर्त लगाते समय यान जियो खुद पर इतना गर्व कर रहा था कि उसने सुहानी को हारने पर कोई सज़ा तय नहीं करने दी थी। सही कहा, यान जियो कहाँ है? हर कोई उसे ढूंढने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यान जियो जा चुका है। सभी लोग अवाक होकर बाएं दाएं देखने लगे। क्या ये वह पल नहीं था जब उसे अपना दबदबा दिखाना चाहिए था? वह कहाँ गया? फिर किसी ने दबी आवाज में कहा। जब सुहानी सातवां रत्न जड़ रही थी और सफल होने ही वाली थी तो यान जियो अचानक पलक झपकते ही भाग गया। दर्शकों ने यान जियो और सुहानी की शर्त को याद किया, 76 लक्ष्यों को देखा और फिर फेरी वुयू की ओर देखा। वे तुरंत जोर जोर से हंसने लगे। वे इतना हंस रहे थे कि वे आगे की ओर झुक गए, पेट पकड़कर गिरते पड़ते हंस रहे थे। इस क्षण फेरी वुयू का चेहरा इतना काला पड़ गया था मानो किसी ने उसके चेहरे पर काली स्याही डाल दी हो, इस हद तक कि कोई भी उसमें से काली स्याही निचोड़ सकता था। कितनी शर्मिंदगी! ये पूरी तरह से अपमानजनक था। फेरी वुयू का पहले कभी इतना अपमान नहीं हुआ था। यान जियो उसी का आदमी था। अगर वह शर्त हारने 76 लक्ष्य खाने के डर से भाग गया था तो वह खुलेआम उसे शर्मिंदा कर रहा था। अगर वह हार जाता तो यान जियो के भागने को बमुश्किल समझाया जा सकता था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से शर्त जीत गया था, लेकिन फिर वह यहाँ नहीं था। न केवल वह अपनी जीत का आनंद लेने में सक्षम नहीं था, बल्कि उसने खुद को बड़े पैमाने पर शर्मिंदा भी किया था। वास्तव में फेरी वुयू यान जियो को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहती थी। सुहानी ने तब भ्रमित और मासूम होने का नाटक किया। यान जियो कहाँ है? मुझे अब यान जियो क्यों नहीं दिख रहा? अगर वह यहाँ नहीं है तो मैं किससे माफ़ी मांग सकती हूँ? अगर वह जाना चाहता था तो उसे कम से कम कुछ कहना चाहिए था, है ना? क्या कोई बीच शर्त से भागता है? सुहानी फेरी वुयू की ओर देखने के लिए मुड़ी। सीनियर सिस्टर वुयू, क्या यान जियो जीत नहीं गया था? वह क्यों भाग गया? फेरी वुयू के माथे की नस जोर से फड़क रही थी। वह इतनी पागल क्रोधित थी कि लग रहा था मानो वह आग उगलने वाली हो। नाटक, अभी भी नाटक कर रही है, बस नाटक करती रहो। फेरी वुयू अपने दिल में सुहानी को कोस रही थी और उसे एक अच्छी तरह से पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। इस समय 8वें एल्डर उनकी ओर चले आए और घोषणा की, 2 घंटे बाद व्याख्यान का तीसरा भाग शुरू होगा। व्याख्यान का तीसरा भाग? वास्तव में व्याख्यान का एक तीसरा भाग भी था। सभी ने फेरी वुयू को देखा, फिर सुहानी को दुर्भावना से देखा। उनकी आंखों में उपहास मौन लेकिन स्पष्ट था। फेरी वुयू ने व्याख्यान के पिछले 2 भागों के दौरान सुहानी के सामने कई बार अपना चेहरा सम्मान खोया था। वह इस गुस्से को कैसे निगल सकती थी? अगर व्याख्यान का तीसरा भाग था तो निश्चित रूप से गपशप तमाशे के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। हर किसी का दिल प्रत्याशा से भरा था। ये सुनने के बाद कि व्याख्यान का तीसरा भाग होगा, फेरी वुयू को तुरंत बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं और उसने सुहानी की ओर जो नज़र डाली वह पहले से भी अधिक अजीब थी। लीमान मान ने सुहानी को सावधान किया, व्याख्यान का तीसरा भाग आमतौर पर मैदान पर होने वाली युद्ध कला है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आखिरकार फेरी वुयू के पक्ष में केवल वही सुहानी जैसी 10 लड़कियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। सुहानी ने एक हल्की सी मुस्कान दिखाई, मानो वह बिल्कुल भी चिंतित न हो। लेकिन कोई भी नहीं, यहाँ तक कि स्वयं सुहानी और फेरी वुयू भी नहीं जानते थे कि इस बार सुहानी के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति फेरी वुयू नहीं थी। व्याख्यान का तीसरा भाग दानव कबीले के अग्नि क्षेत्र में हुआ, जो जीनियस ट्रेनिंग कैंप से उत्तर की ओर 5000 किलोमीटर दूर एक भूमि थी। फ्लेम पर्वत एक के बाद एक जुड़े हुए थे। ऐसी अफवाह थी कि यह पूरा क्षेत्र 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का था। अकेले ये पर्वत श्रृंखला शायद चीन के आकार की थी, जहां सुहानी अपने पिछले जन्म में रहती थी। 8वें एल्डर सभी के सामने खड़े थे और ठंडेपन से उनके परिवेश का निरीक्षण कर रहे थे। हम दक्षिणी द्वार से प्रवेश कर रहे हैं और उत्तरी द्वार से बाहर निकलेंगे। नियम बहुत सरल हैं, कोई नियम नहीं है, आपको बस जिंदा बाहर निकलना है। दानव कबीले के अग्नि क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा काला घर है और उसके अंदर एक छोटा झंडा है। केवल उस छोटे झंडे को खोजने के बाद ही आप लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यह झंडा उत्तरी द्वार खोलने की चाबी है। 8वें एल्डर ने फेरी वुयू को देखा और एक और वाक्य जोड़ा, याद रखें, किसी भी व्यक्तिगत मामले को जीवन और मृत्यु युद्ध मंच पर सुलझाया जा सकता है। यदि आप लोग निजी तौर पर एक दूसरे को मारते हैं तो आपको हमेशा के लिए ड्रैगन लिस्ट से निष्कासित कर दिया जाएगा। 8वें एल्डर के शब्द स्पष्ट रूप से सुहानी के प्रति पक्षपाती लग रहे थे। सुहानी ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। वह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि 8वें एल्डर इस समय अपनी लौकी से कौन सी दवा बेचने, क्या चाल चलने की कोशिश कर रहे थे। जब फेरी वुयू ने 8वें एल्डर का ये जोरदार अनुस्मारक सुना तो वह अपने दिल में क्रोधित हो गई और सुहानी पर एक उग्र और हिंसक नजर डाली।
सुहानी उसे देखकर मुस्कुराई और उसकी मुस्कान चेरी ब्लॉसम की तरह शानदार थी, जो उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों की 2 पंक्तियों को प्रकट कर रही थी। फेरी वू यू और भी क्रोधित हो गई। 8वें एल्डर की नज़र एक संक्षिप्त क्षण के लिए सुहानी पर रुकी, उनकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और अप्रत्याशित थीं। फिर जैसे ही सुहानी इस बात को लेकर उलझन में पड़ रही थी कि क्या हुआ है, उनकी आंखें हट गईं। सुहानी ने गहरी त्योरी चढ़ाई, उसे एक बुरे पूर्वाभास का एहसास हुआ। 8वें एल्डर वास्तव में क्या करना चाहते थे? सुहानी को इस पर और सोचने का कोई समय दिए बिना फेरी वूयू ने उस पर ठंडी मुस्कान के साथ उपहास किया। दानव कबीले के अग्नि क्षेत्र के अंदर यह अत्यंत खतरनाक है। यदि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो मेरे पीछे अंदर आओ। और इस प्रकार फेरी वूयू अपने सभी सेवकों को अपने साथ लेकर गर्व से सबसे आगे चली गई। चलो चलते हैं। सुहानी और लीमान मान धीरे धीरे समूह के पीछे पीछे चले और दानव कबीले के अग्नि क्षेत्र के दक्षिणी द्वार में प्रवेश किया। दानव कबीले का अग्नि क्षेत्र मूल रूप से एक शक्तिशाली आग से भरी एक छोटी सी दुनिया थी। वहाँ एक धधकती नदी, धधकती चट्टानें और यहाँ तक कि आग से पैदा हुए विभिन्न जादुई जानवर भी थे। दानव कबीले के अग्नि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चूंकि 8वें एल्डर मौजूद नहीं थे, फेरी वूयू को लगा कि वह कक्षा की नेता बनने की हकदार है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से आदेश दिया, मोज़े, जानवरों को साफ करने के लिए अपने साथ 5 लोगों को ले जाओ। जियो यून, उस छोटे काले घर को ढूंढने के लिए अपने साथ 5 लोगों को ले जाओ। जियो यू। फेरी वूयू सभी को आदेश दे रही थी। उन सभी ने बिना किसी मनाही के आज्ञाकारी रूप से सुना। कुछ ही मिनटों में वे अपने काम पूरे करने के लिए एक एक करके चले गए। अंत में केवल सुहानी और लीमान मान ही बचे। फेरी वूयू ने सुहानी की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई, वह आसानी से मुड़ी और अहंकार के साथ दूर चली गई। बेशक उसके बगल के आदमी उसे घेरे हुए थे, रास्ता साफ करने में उसकी मदद कर रहे थे ताकि उसे अपनी एक उंगली भी न उठानी पड़े। बाकी सभी को जाते देख लीमान मान स्तब्ध रह गई। वह बस वहां खड़ी सुहानी को देखती रही। हमारा क्या? क्या उन्हें बस ऐसे ही पीछे छोड़ दिया गया था? सुहानी हल्की सी मुस्कुराए। क्या फेरी वूयू उन्हें नज़रअंदाज करके अलग थलग करने की कोशिश कर रही थी? भले ही यह एक बहुत ही बचकाना तरीका था, लेकिन यह बेहद प्रभावी था। चूंकि इस क्षेत्र में कई अग्नि तत्व वाले जानवर थे, अगर वे गिर गए तो लीमान मान और सुहानी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए सुहानी ने लीमान मान को याद दिलाया, सावधान रहना, अगर हम गिर गए तो हम बड़े खतरे में होंगे। लीमान मान ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर अपने खुद के कदम से अनजान वह सुहानी के और करीब आ गई, क्योंकि सुहानी के पास होने पर उसे सुरक्षा का एहसास होता था। सुहानी और लीमान मान दूसरों का पीछा करते हुए आग के जानवरों से निपटते रहे। तब तक फेरी वूयू ने उनके खिलाफ कुछ बार साजिश रची थी, लेकिन सौभाग्य से उसका सुहानी को अभी मारने का कोई इरादा नहीं था। अगर सुहानी अभी मर गई तो 1 साल का अनुबंध स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा और वह सीनियर ब्रदर लुओ को नहीं पा सकेगी। हालांकि सुहानी फेरी वूयू की इन छोटी चालों से परेशान नहीं थी। चूंकि उसके पास फॉलन रेड लॉर्ड्स की एग्जॉटिक फायर थी, दानव कबीले के अग्नि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह पानी में प्रवेश करने वाली मछली की तरह ही आरामदायक थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपने ही घर में हो। इन साधारण लपटों के मन में फॉलन रेड लॉर्ड्स के प्रति एक सहज श्रद्धा थी, इसलिए जब तक सुहानी ने कदम उठाया, चाहे जानवर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे स्वचालित रूप से दूर रहेंगे। इसलिए सुहानी को नुकसान पहुंचाने के फेरी वूयू के सभी प्रयास विफल रहे। हालांकि जैसे जैसे वे दानव कबीले के अग्नि क्षेत्र में गहराई तक गए, सुहानी का बुरा पूर्वाभास भारी होता गया। उसे लगा जैसे कोई अंधेरे से उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। खासकर जब वह फॉलन रेड लॉर्ड्स का इस्तेमाल करती थी तो देखने वाले की आंखों की वह जोड़ी बेहद तीव्र, भयंकर और उत्साहित हो जाती थी। सुहानी की भौहें सिकुड़ गईं। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? लीमान मान ने उलझन में सुहानी को देखा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सुहानी के प्रति लीमान मान का सम्मान पीली नदी के अंतहीन पानी की तरह बढ़ता गया था। हर बार जब वे किसी जाल में कदम रखते तो सुहानी बिना किसी हड़बड़ी के सभी परेशानियों को सुलझा देती। सुहानी की शांति ने उसे लगभग विश्वास दिला दिया कि यह सिर्फ किसी दोस्त के घर की यात्रा थी। क्या तुम्हें वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ अजीब लग रहा है? सुहानी ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उदाहरण के लिए ऐसा महसूस होना जैसे कोई तुम्हें देख हो। सुहानी ने ध्यान से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लीमान मान उलझन में थी। ठीक है, सुहानी जानती थी कि भले ही लीमान मान इसे महसूस कर सके, लेकिन अपने व्यक्तित्व के साथ वह शायद यही सोचेगी कि उसने गलती से ऐसा महसूस किया है। लीमान मान ने सुहानी के ठंडे भाव देखे और पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, सच में? क्या ये फेरी वूयू हो सकती है? इस समयावधि के भीतर उनके साथ बिताए गए समय के बाद लीमान मान स्वाभाविक रूप से सुहानी के पक्ष में खड़ी थी। फेरी वूयू के प्रति उसकी धारणा बहुत कम हो गई थी और यह गहरी नफरत में भी विकसित हो रही थी। सुहानी ने धीरे से अपना सिर हिलाया।
फेरी वुयू वास्तव में उससे ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन वह इस हद तक मजबूत नहीं थी कि उसकी नज़रें छुप सकें, इसलिए शायद यह वह नहीं थी। लेकिन इस दानव कबीले के अग्नि क्षेत्र में सबसे मजबूत व्यक्ति फेरी वुयू थी, उसके अलावा और कौन था? सुहानी के दिमाग में तुरंत एक नाम कौन था? क्या वह था? सुहानी ने अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ीं। हालांकि उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि पीछे से उसे घूरने वाला व्यक्ति बहुत संभवतः 8वें एल्डर ही थे। क्या ऐसा हो सकता है कि 8वें एल्डर अपने छोटे शिष्य लान यंग्यान का बदला लेना चाहते हों? सुहानी ने सोचा। हालांकि सुहानी को नहीं पता था कि उसने इसका आधा अनुमान सही लगाया था। जो व्यक्ति अंधेरे से उस पर नजर रख रहा था वह वास्तव में 8वें एल्डर ही थे, लेकिन वह लान यंग्यान के कारण सुहानी से बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वास्तव में 8वें एल्डर शतरंज का एक बड़ा खेल खेल रहे थे। शुरुआत से ही जब उन्होंने कक्षा पढ़ाने में 7वें एल्डर की जगह ली थी, वह उनकी पहली चाल थी। उस समय लान यंग्यान को सुहानी ने जलाकर राख के ढेर में बदल दिया था, और जबकि 8वें एल्डर स्वाभाविक रूप से उग्र थे, उन्होंने मौके पर ही अपना गुस्सा नहीं निकाला। हालांकि सबके चले जाने के बाद ही वह घटनास्थल का निरीक्षण करने गए थे। जैसी कि उम्मीद थी, घटनास्थल पर कुछ नहीं बचा था और लान यंग्यान की राख का वह हिस्सा भी गायब हो गया था, लेकिन 8वें एल्डर उसमें से कुछ सुराग देखने में सक्षम थे। उसके बाद उन्होंने सुहानी की जांच करवाई। जीनियस ट्रेनिंग कैंप में सुहानी के मूल्यांकन से लेकर डिस्टल एंड माउंटेन में मूल्यांकन तक, डाउनस्ट्रीम माउंटेन तक, फिर मिडस्ट्रीम माउंटेन तक, उनके द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारियों के साथ वह एक रहस्य खोजने में सक्षम हुए। सुहानी हर बार अपने से ऊपर के लोगों को चुनौती देने में सक्षम थी, और हर बार वह बिना किसी खतरे के इसे पार करने में सक्षम थी। वह जिस पर निर्भर थी वह उसका अग्नि गुण था। स्पिरिचुअल फायर, आध्यात्मिक अग्नि, मिस्टिक फायर, रहस्यमयी अग्नि, और मेटामॉर्फोसिस फायर, रूपांतरण अग्नि, सभी सबसे शक्तिशाली प्रकार के सामान्य अग्नि गुण थे। लेकिन 8वें एल्डर जानते थे कि स्पिरिचुअल फायर के साथ भी कोई भी अपने से 7 स्टार ऊपर के व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकता था। 8वें एल्डर इतने आश्वस्त क्यों थे कि स्पिरिचुअल फायर इसे हासिल नहीं कर सकती? क्योंकि इस महाद्वीप पर ऐसे बहुत कम लोग थे जो स्पिरिचुअल फायर का उपयोग कर सकते थे, और 8वें एल्डर संयोग से उनमें से एक थे। चूंकि वह जानते थे कि स्पिरिचुअल फायर ऐसा नहीं कर सकती, तो वे सभी संभावनाएं समाप्त हो गईं, और केवल एक ही संभावना बची थी, तारांकन फॉलन रेड लॉर्ड्स, तारांकन की जादुई अग्नि। 8वें एल्डर ने एक बार प्राचीन खंडहरों से फॉलन रेड लॉर्ड्स के बारे में एक अनूठी किताब प्राप्त की थी। उन्होंने इस किताब को अच्छी तरह से छिपा कर रखा था, और उनके अलावा किसी और ने इसे कभी नहीं देखा था। इस तरह उन्होंने सुहानी के शरीर को देखकर फॉलन रेड लॉर्ड्स की विशेषताओं के आधार पर एक अनुमान लगाया था। इस साहसिक धारणा ने 8वें एल्डर को भी चौंका दिया, लेकिन फिर घबराहट और उत्साह, साथ ही लालच, कीड़ों की तरह उनके दिल को लगातार कुतर रहे थे। इसलिए 8वें एल्डर ने ये खेल रचा और 7वें एल्डर से इस बार व्याख्यान पढ़ाने का पद आसानी से प्राप्त कर लिया। व्याख्यान कक्ष में उन्होंने जानबूझकर अग्नि गुण, यहाँ तक कि एक्सोटिक फायर के बारे में बात की। उस समय सुहानी के भाव शांत और तनाव मुक्त थे, और यहाँ तक कि 8वें एल्डर भी उसके आर पार नहीं देख सके, उसे समझ नहीं पाए। फिर कक्षा का अगला व्यवहारिक हिस्सा हुआ। इस व्यवहारिक कक्षा ने कुछ हद तक 8वें एल्डर के आंतरिक अनुमानों की पुष्टि कर दी थी, और फिर वे लोग फ्लेम कैवन, अग्नि गुफा की यात्रा पर आ गए। जब फॉलन रेड लॉर्ड्स फ्लेम कैवन में आया तो यह एक मछली को पानी में वापस लौटाने जैसा था, जो एक राजा के बराबर बन गया। पूरे रास्ते निगरानी करने के बाद वह उसे देखकर और भी अधिक उत्साहित हो गए। 8वें एल्डर को सुहानी की अच्छी किस्मत पर आह भरनी पड़ी। इतनी कम उम्र में ऐसा अजीब सौभाग्य पाना, ऐसा खजाना ले जाना, और इसके बारे में इतना कम प्रोफाइल रखना भी। ये पुष्टि करने के बाद कि सुहानी एक्सोटिक फायर ले जा रही थी, 8वें एल्डर के दिल में लालच अब समा नहीं पा रहा था। क्या लान यंग्यान, क्या छोटा शिष्य, यह उनके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। उनका दिमाग अब सुहानी के शरीर से एक्सोटिक फायर को कैसे छीना जाए, इस पर साजिशों से भरा था। जहां तक तरीके का सवाल है, उनके द्वारा प्राप्त की गई उस गुप्त किताब में वास्तव में एक तरीका था। अंधेरे में छिपते हुए 8वें एल्डर ने सुहानी को देखा, जो उनके सामने त्योरी चढ़ा रही थी। फिर बिना आवाज किए हंसते हुए उनकी दुर्भावनापूर्ण आंखें हल्की सी चमक उठीं। सुहानी खतरे से वाकिफ थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह उसके इतने करीब होगा। देखते ही देखते सभी को दानव कबीले के अग्नि क्षेत्र में आए कई दिन बीत चुके थे। जैसे जैसे वे फ्लेम कैवन के केंद्र के करीब आते गए, अग्नि राक्षसों की संख्या और उनकी ताकत बढ़ती गई, जिससे लड़ना और भी मुश्किल होता गया। अचानक कोई चिल्लाया, वहां एक छोटा सा काला धब्बा है। क्या ये वही छोटा काला घर नहीं है जिसकी हमें तलाश है? 8वें एल्डर द्वारा दिया गया कार्य छोटे काले घर को ढूंढना था, और झंडा प्राप्त करने के बाद वे टोकन के साथ वापस जा सकते थे। चलो जाकर देखते हैं। फेरी वुयू की आंखें उत्साह से चमक उठीं, और वह वहां पहुंचने के लिए और इंतजार नहीं कर सकी। जैसे ही उन्होंने फेरी वुयू को तेजी से आगे बढ़ते देखा, सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुसरण किया।
10 लीग की दूरी बहुत दूर लग रही थी, लेकिन इन असाधारण लोगों के लिए इसे कुछ ही मिनटों में तय कर लिया गया। जल्द ही उन्होंने अपने सामने एक छोटा सा काला घर खड़ा देखा। ये सच में वही छोटा काला घर था। इमारत ऊंची नहीं थी, देखने से ये केवल एक मंजिला लग रही थी। इसके अलावा इसका डिज़ाइन चौकोर था, जो बीच में व्यवस्था के प्रतीक की तरह अकेला खड़ा था। चिंता मत करो, हमने इसे खोज लिया है। हजारों मील के दायरे में केवल यही छोटा काला घर है। निकास टोकन जिसका 8वें एल्डर ने उल्लेख किया था, वह अंदर ही होना चाहिए। मोज़े ने फेरी वुयू से कहा। ये वही होना चाहिए। फेरी वुयू ने अपने हाथ में नक्शे को देखा। उस समय वे जिस स्थिति में थे उससे इसकी तुलना की और सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि फेरी वुयू न केवल ये जानती थी कि उनके बाहर निकलने के लिए अंदर एक झंडा मौजूद है, बल्कि वहां एक खजाने का संदूक भी होगा। उसमें खजाना है या नहीं, ये व्यक्ति की किस्मत पर निर्भर करेगा। तुम सब बाहर इंतजार करो, मैं अंदर अकेली जाऊंगी। फेरी वुयू ने आदेश दिया और आगे बढ़ने लगी। ठीक इसी क्षण लीमान मान ने अपनी हिम्मत जुटाई और फेरी वुयू पर चिल्लाए, रुको। फेरी वुयू ने उसे ठंडी नज़र से देखा, लेकिन लीमान मान ने अपनी छाती तानी, अपना सिर ऊंचा रखा और एक कदम आगे बढ़ाया। तुम नहीं जा सकती। ओह, तो सबसे आखिरी स्थान पर आने वाली छोटी लड़की मुझ पर अहंकार दिखाने की हिम्मत कर रही है। फेरी वुयू ने अपनी आंखों में झुंझलाहट छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं हमेशा सबसे पहले अंदर जाने वाली रही हूं, इस बार मैं क्यों नहीं जा सकती। लीमान मान ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, नियमों के अनुसार जो व्यक्ति छोटे काले कमरे में प्रवेश कर सकता है वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र होना चाहिए। यह उसका विशेषाधिकार है, इसलिए तुम इसे नहीं छीन सकती। जैसे ही उसने ये कहा, फेरी वुयू ने गहरी त्योरी चढ़ाई और उसकी आंखें फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह गुस्से से भर गईं। ऐसे कई लोग थे जो फेरी वुयू से असंतुष्ट थे। उस क्षण लीमान मान के नेतृत्व करने के साथ लोगों का ये समूह भी बोल पड़ा। लीमान मान की बातें अनुचित नहीं हैं। प्रथागत परंपरा के अनुसार वास्तव में कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र को ही पहले वहां प्रवेश करना चाहिए। इसके अलावा उसे ही हमारा नेतृत्व करते हुए हमें बाहर निकालना चाहिए। हालांकि ताकत के मामले में फेरी वुयू नंबर 1 है, लेकिन सुहानी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसने 72 लक्ष्यों को भेदने में कामयाबी हासिल की थी। इसलिए इस बार जो व्यक्ति पहले छोटे काले कमरे में प्रवेश कर सकता है, वह सुहानी होनी चाहिए। कई लोग जानते थे कि छोटे काले घर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होना एक बड़ा विशेषाधिकार था, क्योंकि उस व्यक्ति को खजाने का बक्सा खोलने का मौका मिलेगा। यदि भाग्य उनके साथ था, तो एक बड़ा खजाना प्राप्त करना असंभव नहीं था। वह कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए इनाम था, एक प्रथागत नियम जो आम सहमति से स्थापित किया गया था। उस क्षण हर किसी की नज़रें फेरी वुयू और सुहानी के बीच आगे पीछे हो रही थीं। जो लोग इस बात से अधिक वाकिफ थे कि क्या हो रहा है, वे तो यहाँ तक उम्मीद कर रहे थे कि उन दोनों के बीच टकराव होगा। इसकी तुलना में सुहानी बस बहुत अधिक शांत थी। अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए फेरी वुयू ने सुहानी पर एक तीखी चुभने वाली नज़र डाली। जिन लोगों ने फेरी वुयू का समर्थन किया था, उन्होंने उसके पक्ष में चिल्लाना भी शुरू कर दिया। सुहानी की क्षमता के साथ वह हमारी फेरी वुयू का मुकाबला कैसे कर सकती है? उसने पिछली कक्षा केवल शुद्ध भाग्य तुक्के से जीती थी। उसकी ताकत के दयनीय स्तर के साथ क्या आप आश्वस्त हैं कि वह झंडा प्राप्त भी कर सकती है? क्या आपको यकीन है कि सुहानी सुरक्षित रूप से झंडा बाहर निकाल सकती है और हमारा नेतृत्व करके हमें बाहर ले जा सकती है? क्या होगा अगर सुहानी विफल हो जाती है? क्या हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं फंस जाएंगे? यह एक अलग बात है अगर आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन माफ़ करना, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, इसलिए मैं पसंद करूंगा कि फेरी वुयू छोटे काले घर में प्रवेश करे। इस प्रकार वे प्रश्न, आरोप और संदेह सुहानी को जमीन पर पटकने दबाने लगे। जो लोग मूल रूप से एक अच्छा तमाशा देखना चाहते थे, वे इन शब्दों को सुनकर अपने होश में आ गए। हाँ, ये जीवन का मामला था, कोई बच्चों का खेल नहीं। सुहानी की युद्ध शक्ति बहुत कमज़ोर थी। वह उन्हें बाहर कैसे ले जा सकती है? मोज़े और अन्य लोग सही थे। उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण समय में फेरी वुयू पर भरोसा करना चाहिए। आखिरकार उसकी युद्ध शक्ति उन सभी में सबसे मजबूत थी। मैं फेरी वुयू का समर्थन करता हूँ। मैं भी फेरी वुयू का समर्थन करता हूँ। तुम्हें फेरी वुयू का समर्थन करना चाहिए। इस बार फेरी वुयू से बेहतर कोई नहीं है। एक एक करके वे सभी तेजी से फेरी वुयू की तरफ चले गए। बस कुछ ही समय में फेरी वुयू के पीछे पहले से ही कई लोग कतार में खड़े हो गए थे। इसके विपरीत सुहानी के पक्ष में केवल लीमान मान ही बची थी। लीमान मान इतनी क्रोधित थी कि वह आग बबूला हो रही थी। उनकी ओर इशारा करते हुए उसने पलटकर कहा, तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? सुहानी स्पष्ट रूप से पिछली कक्षा की सर्वश्रेष्ठ छात्रा है। फेरी वुयू सच में एक धौंस जमाने वाली थी। लीमान मान ने आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए धमकी भरे इशारे किए, लेकिन सुहानी ने उसे जल्दी से रोक दिया। आवेगी मत बनो।
सुहानी ने धीमी आवाज में उसे शांत करते हुए कहा। लेकिन लीमान मान इतनी उग्र थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। ये बहुत अनुचित है। तुम्हारे पास मौजूद अच्छी किस्मत के साथ तुम शायद कुछ खजाना प्राप्त करने में भी सक्षम हो जाओ। अगर ऐसा है तो उन्हें निश्चित रूप से सुहानी को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, अन्यथा वह सबसे ऊपर उठ जाएगी। ऐसे ही विचार कई लोगों के दिलों में भी आए। इस प्रकार उन्होंने और भी अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कहा, यह केवल शुद्ध भाग्य था कि सुहानी पिछली कक्षा में पहले स्थान पर आई थी। हम सुहानी के सौभाग्य पर अपने जीवन का दांव नहीं लगा सकते। ये सही है, हम सुहानी की किस्मत पर अपना जीवन नहीं सौंप सकते। इसलिए इस बार हमें फेरी वूयू को अंदर जाने के लिए कहना चाहिए। भले ही 8वें एल्डर हमारी आलोचना करें, हम मिलकर दोष सहने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि कहावत है, कानून हर किसी को दंडित नहीं करता, भीड़ को सजा नहीं मिलती। भले ही 8वें एल्डर क्रोधित हों, वे लोगों के इस समूह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना? यही कारण था कि वे इतने साहसी हो गए थे। इससे पहले फेरी वूयू का गुस्सा एक भड़कती आग की तरह था। हालांकि जब हर कस्ते उसकी तरफ हो गया तो वह धीरे धीरे बुझ गया। उसके चेहरे की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने सुहानी की ओर अहंकार से देखते हुए कहा, वास्तव में मैं सच में अंदर नहीं जाना चाहती। सुहानी मुस्कुराए। फेरी वूयू ने तिरस्कारपूर्ण आह भरते हुए धीरे से कहा, चूंकि हर किसी ने मुझसे इतने उत्साह और ईमानदारी के साथ पूछा है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। लेकिन इस बारे में बात करते हुए तुम्हें वास्तव में खुद को देखना चाहिए, छोटी लड़की। ओह, सुहानी ने मुस्कान के साथ जवाब दिया और उनके शब्दों से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रही थी। फेरी वूयू को सुहानी का ये तनावमुक्त और बेपरवाह रूप सबसे ज्यादा खटकता था। इससे उसे बहुत असंतोष महसूस हो रहा था। सुहानी ने एक हल्की लेकिन ताजगी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या ऐसा है? लेकिन समय बदलता है, इसलिए हो सकता है कि यह जल्द ही तुम्हारे विपरीत हो जाए। यदि फेरी वूयू, जिसे हमेशा हर किसी की धड़कन लोकप्रिय माना जाता था, एक दिन जनता द्वारा ठुकरा दी जाए, तो क्या ये सबसे बड़ा झटका नहीं होगा? मैं लोगों द्वारा ठुकराई जाऊंगी। हा हा हा, सुहानी, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम उस दिन तक इंतजार कर भी पाओगी या नहीं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मुझे पसंद न करता हो। फेरी वूयू आत्मविश्वास से फूली नहीं समा रही थी। सुहानी ने फेरी वूयू की पागलों जैसी बकवास की परवाह नहीं की। उसने बस लीमान मान को एक कदम पीछे खींच लिया और फेरी वूयू को आमंत्रित करने का इशारा किया। ये पीछे हटने की पहल करना था, जिससे फेरी वूयू को अवसर मिल गया। इस समय कई लोगों ने सुहानी के प्रति तिरस्कार दिखाया। पिछली व्यवहारिक कक्षा में कई लोग सुहानी से हैरान थे और उसके प्रति थोड़ा दोस्ताना महसूस करते थे। हालांकि उसे फेरी वूयू के सामने इस तरह से कायरों की तरह दबते हुए देखकर सुहानी के प्रति उनकी नज़रें घृणा में बदल गईं। फिर भी पहले की तरह सुहानी एक हल्की हवा की तरह मुस्कुराती रही। खुद को बुद्धिमान समझो। फेरी वूयू ने सुहानी को तिरस्कारपूर्वक देखा, फिर उपहास किया और गर्व से उस पौराणिक छोटे काले कमरे में कदम रखा। छोटे काले कमरे में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। सुहानी द्वारा छोटे काले कमरे के दरवाजे को एक क्लिक के साथ बंद होते हुए देखने के बाद उसके मुंह के कोनों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। पहले उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि जो नज़रें उसे घूर रही थीं, वे गायब हो गई थीं। सुहानी ने लिटिल सेबल, उसका जादुई पालतू जानवर, को उस व्यक्ति के शरीर की गंध याद रखने के लिए कहा था। अभी जब फेरी वूयू ने छोटे काले कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस गंध ने तुरंत सुहानी के अनुमान की पुष्टि कर दी। वर्तमान में सुहानी को छोड़कर बाकी लोग अभी भी अंदर की कहानी नहीं जानते थे। अभी भी कुछ लोग उसे सांत्वना देने का नाटक कर रहे थे, दुखी मत हो, अगली बार मौका मिलेगा। हाँ, शायद अगली बार फेरी वूयू अगले टेस्ट में शीर्ष 50 में न हो, तब तुम्हें अंदर जाने का बेहतर मौका मिलेगा। आखिरकार तुम में अच्छी क्षमता है। हमें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, हमने अपनी मर्जी से वूयू को चुना। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें दोष नहीं दोगी। सुहानी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही चुनाव करती। मरने के लिए उस छोटे काले कमरे में जाती। सुहानी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। चूंकि फेरी वूयू उसके लिए इस आपदा को रोकने, अपने ऊपर लेने के लिए इतनी उत्सुक थी, सुहानी उसे ऐसा करने देने में बहुत खुश थी। वह कैसे मना कर सकती थी? इस समय फेरी वूयू पहले से ही छोटे काले कमरे के बीच में थी। ये सचमुच एक बहुत ही छोटा और काला कमरा था। आप वहां अपने हाथ की उंगलियों को भी नहीं देख सकते थे। हालांकि फेरी वूयू की आंखें अच्छी थीं और वह आमतौर पर अंधेरे में सब कुछ अच्छी तरह देख सकती थी, लेकिन छोटे काले कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि वह कुछ भी नहीं देख पा रही है। छोटा झंडा आमतौर पर मेज पर रखा होता था और खजाने का संदूक उसके नीचे होता था। फेरी वूयू ने हमेशा यही अनुभव किया था। फेरी वूयू ने कमरे में अपना रास्ता टटोला और फिर कदम दर कदम वह मेज के किनारे तक पहुंच गई। उसे छोटे झंडे की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसका पहला काम खजाने के संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकना था।
उम्मीद है कि इस बार मेरी किस्मत अच्छी होगी और मुझे सोने का खजाना खोलने को मिलेगा। फेरी वुयू ने अपनी छाती के सामने हाथ जोड़े और मौन में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वह ताला खोलने लगी। फेरी वुयू ने अपने सिर से एक सिंदूरी हेयरपिन निकाली, उसे ताले के छेद पर लक्षित किया और कुशलता से उसे खोलने लगी। वह उत्साह से बहुत तेज थी। क्रैक क्रैक, ताला जल्दी से खुल गया। फेरी वुयू ने ताला गिरा दिया और एक हाथ से उत्साहपूर्वक संदूक खोला। उसके हाथ तेजी से खंगालने के लिए अंदर पहुंचे। दुर्लभ वस्तु, इसमें कोई दुर्लभ वस्तु होनी चाहिए। फेरी वुयू का दिमाग इस समय खजाने के संदूक पर पूरी तरह केंद्रित था, इसलिए उसने पीछे से आते एक काले साये को नहीं देखा। इस क्षण काला साया अचानक फेरी वुयू की पीठ पर झपटा। बूम! बेचारी फेरी वुयू खजाने के लिए बक्से को टटोलते हुए आगे की ओर झुकी हुई थी और उसके कूल्हे ऊपर की ओर उठे हुए थे। वह पीछे से आने वाले खतरे से अवगत होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। उस आदमी ने आगे की ओर एक लात मारी जो ठीक फेरी वुयू के पिछले हिस्से कूल्हों पर जा लगी। एक ही पल में फेरी वुयू का सिर सीधे खजाने के संदूक से जा टकराया। फेरी वुयू गुस्से में गालियां बकने ही वाली थी, लेकिन उस आदमी ने फेरी वुयू की ठुड्डी पर अपना मुक्का मारा, जिससे उसका जबड़ा खिसक गया और वह कोई भी आवाज़ निकालने में असमर्थ हो गई। इस घने अंधेरे में उसकी देखने की क्षमता शून्य हो गई थी। फेरी वुयू को दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वह गुस्से में चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका जबड़ा खिसक गया है। वह कुछ नहीं कह सकती थी। फेरी वुयू ने अवचेतन रूप से अपने जबड़े को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए अपना हाथ अपनी ठुड्डी की ओर उठाया। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ उसे छू पाता, चटकने की स्पष्ट आवाज़ों की एक और लहर गूंज उठी। फेरी वुयू के बाएं और दाएं दोनों हाथों के जोड़ खिसका दिए गए थे। इस क्षण फेरी वुयू अगर रोना भी चाहती तो नहीं रो सकती थी। आखिर यह व्यक्ति कौन था? उसके पास इतनी असीम शक्ति कैसे हो सकती है? फेरी वुयू ने प्रतिद्वंद्वी के कमर के निचले हिस्से पर एक घातक लात मारने की कोशिश करने के लिए अपना पैर उठाया। अंधेरे में भी फेरी वुयू, जो पुरुषों से निपटने में बहुत अनुभवी थी, दूसरे व्यक्ति की मर्दाना सांसों का पता लगा सकती थी। यह एक आदमी था, और इस प्रकार उन दोनों ने भयानक ताकत के साथ एक दूसरे पर हमला किया। बेचारी फेरी वुयू अपनी कमज़ोर ताकत के कारण अंततः वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा बुरी तरह पिटी गई। उसकी नाक पर चोट लगी थी, उसका चेहरा सूज गया था और दर्द से लगातार फड़क रहा था। वह केवल इतना कर सकती थी कि लगातार आग की लपटें बाहर भेजती रहे। बहरहाल उसका प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं अधिक मजबूत था। लड़ाई के दौरान लपटों ने तेजी से मेज पर रखे झंडे को जला दिया। रोशनी की चमक के नीचे सब कुछ दिन के उजाले की तरह साफ था। फेरी वुयू का चेहरा देखने पर काले कपड़े पहने आदमी चौंक गया और उसकी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक कौंध गई। फेरी वुयू ने भी काले कपड़े पहने आदमी को देखा। उसके चेहरे को ढकने वाले काले स्कार्फ और उसके सिर पर काली टोपी के बावजूद उसकी आंखों में एक अकथनीय परिचितता की भावना थी, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी कि वह कौन था। जब दूसरा पक्ष स्तब्ध था, फेरी वुयू ने जल्दबाजी में अपने जबड़े को वापस अपनी जगह पर धकेला और गुस्से में चिल्लाई, तुम कौन हो? काले कपड़े पहने आदमी ने फेरी वुयू को अपनी आंखों में आश्चर्य और अनिश्चितता के साथ घूरा, लेकिन ये जल्द ही और भी अधिक निराशा में बदल गया। बोलो, क्या तुमने खजाने के संदूक से खजाना चुराया है? फेरी वुयू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। काले कपड़े पहने आदमी ने फेरी वुयू को एक भयंकर नज़र दी और फिर वह मुड़ा और चला गया। उसकी पीठ से कोई भी बता सकता था कि वह बहुत खराब मूड में था। हालांकि फेरी वुयू आग बबूला थी और उसने दूसरे पक्ष की बांह पकड़ ली। तुम बस ऐसे ही आ और जा नहीं सकते, पागल इंसान। जल्दी से खजाना मुझे सौंप दो। काले कपड़े पहने आदमी बहुत क्रोधित था। उसने मुड़कर फेरी वुयू को घूर कर देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फेरी वुयू लगातार बकबक कर रही थी। उस काले कपड़े पहने आदमी में उसे सुनने का धैर्य कैसे हो सकता था? उसने अपनी बाँह उठाई और फिर अपनी मुट्ठी से फेरी वुयू की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। फेरी वुयू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास में उस आदमी को देखा, क्योंकि उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मनहूस काले कपड़े पहने आदमी ने फेरी वुयू पर एक शातिर नज़र डाली और फिर वहां से लंबे डग भरते हुए चला गया। फेरी वुयू काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई। छोटे काले कमरे के बाहर कई लोग खड़े थे और वे सभी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे कि इस बार फेरी वुयू किस तरह का खजाना बाहर लाएगी। क्या अनुमान लगाने का कोई फ़ायदा भी है? ये निश्चित रूप से एक अच्छी चीज़ होगी। यह एक गुप्त किताब भी हो सकती है। मुझे लगता है कि यह स्पिरिचुअल फ्लेम हो सकती है। शायद यह एक मजबूत करने वाला रत्न है जो 7 स्टॉस पल से भी अधिक शक्तिशाली है। हर किसी के अनुमान आगे पीछे उड़ रहे थे। सभी लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन कोई आम सहमति नहीं थी। इसके विपरीत फेरी वुयू को लंबे समय तक बाहर न आते देख सुहानी की आंखों में मौजूद मुस्कान और भी अर्थपूर्ण हो गई।
लीमान मान ने सुहानी से पूछा कि वह किस बात पर हंस रही है, लेकिन सुहानी ने धीरे से हंसते हुए कुछ नहीं कहा। जल्द ही किसी ने समस्या पर गौर किया। फेरी वुयू काफी समय से अंदर है ना? लगभग 2 घंटे हो गए हैं। इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पिछले अनुभव के आधार पर फेरी वुयू को बहुत पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। क्या कोई बात हो गई? यह असंभव है ना? फेरी वुयू हम में से सबसे मजबूत है। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ क्या हो सकता है? इसके अलावा वह छोटे काले कमरे में अकेली है, उसे क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि खजाना इतना शक्तिशाली हो कि फेरी वुयू ने पदोन्नति स्तर बढ़ाने के लिए मौके पर ही इसकी साधना शुरू कर दी हो? किसी ने यह आशावादी विचार रखा। फिर भी इस विचार ने कई लोगों का समर्थन जीत लिया। सभी ने सिर हिलाया और कहा, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ऐसा ही हो। सुहानी के मुंह का कोना हल्का सा मुड़ गया और जैसे ही उसने छोटे काले कमरे के दरवाजे की ओर देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में उत्साह की एक चमक कौंध गई। इस क्षण छोटे काले घर का दरवाजा खुला। धीरे धीरे एक स्पष्ट आकृति बाहर आई। उस आकृति को देखते ही हर कोई जोरों से हौंफने लगा। जो उन्होंने देखा उससे वे स्तब्ध थे। यह अजीब व्यक्ति कौन है? लोगों ने जो देखा वह सूजी हुई नाक और चेहरा, बिखरे हुए बाल, खून के धब्बों से सना हुआ चेहरा और बहुत ही गंदे कपड़े थे। यह नहीं हो सकता। फेरी वुयू के वे पुरुष अनुयायी पहले अविश्वास में थे। उनका पूरा समूह भीतर तक सदमे में था। उसे देखकर उनकी आंखें पथरा गई थीं। फेरी वुयू अपनी सुंदरता का अत्यधिक ध्यान रखती थी। रात को सोते समय भी वह अपना मेकअप नहीं हटाती थी। लेकिन यहाँ काले पड़े हुए खरोंचों और सूजे हुए लाल चेहरे वाली एक व्यक्ति खड़ी थी। क्या वास्तव में यह वह हो सकती थी? बहुत जल्दी हर किसी की नज़रें फेरी वुयू के हाथों पर गईं। उसने अपने हाथ में एक काली छड़ी पकड़ रखी थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। किसी ने हिम्मत करके पूछा, खैर, झंडे का क्या हुआ? उन शब्दों ने तुरंत सभी को याद दिलाया। फेरी वुयू को छोटे काले कमरे में भेजना कोई मजाक नहीं था। उसने झंडा लाने के लिए पूरी कक्षा का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन अब झंडा कहाँ था? झंडे के बिना लोग उत्तरी द्वार को कैसे पार कर पाएंगे? एक ही पल में हर किसी की नज़रें फेरी वुयू पर केंद्रित हो गईं। अब हर कोई चिंतित था। फेरी वुयू, अंदर क्या हुआ? तुम्हारा सामना किससे हुआ? झंडा कहाँ है? हमारा झंडा कहाँ है? क्या झंडा लेने के लिए अंदर जाते समय तुम आत्मविश्वास से भरी नहीं थी? हाँ, इसे छिपाना बंद करो। जल्दी करो और झंडा बाहर लाओ। इस क्षण फेरी वुयू का दिल सुन्न हो गया। वह इतनी व्यथित महसूस कर रही थी कि वह खून की उल्टी करने के कगार पर थी। अगर समय को पीछे मोड़ा जा सकता तो वह निश्चित रूप से इस छोटे से काले कमरे में प्रवेश करने के लिए सुहानी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। फिर भी दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। भले ही अब स्थिति काफ़ी खराब थी, लेकिन हमेशा से अहंकारी रहने वाली फेरी वुयू ने अभी भी एक प्रभावशाली रवैये के साथ अपनी आंखें चौड़ी की। तुम लोग किस लिए चिल्ला रहे हो? क्या झंडा मेरे हाथ में नहीं है? फेरी वुयू को स्पष्ट रूप से याद था कि बाहर आने से पहले उसने झंडा पकड़ लिया था। सिर्फ वह छड़ी। किसी ने फेरी वुयू के हाथ में मौजूद लोहे की काली छड़ी की ओर इशारा किया और अविश्वास में चिल्लाया, एक छड़ी। फेरी वुयू को गुस्सा आ गया और उसने झंडा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम किस छड़ी की बात कर रहे हो? वाक्य पूरा करने से ठीक पहले फेरी वुयू के गले में कुछ अटक गया। वह एक आवाज़ भी नहीं निकाल सकी। अगर यह छड़ी नहीं थी तो यह क्या था?